हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज के इस क्लास में जानते हैं हम लोग कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के तहत जो एग्ज़ाम होगा, सुपर टेट का एग्ज़ाम जो होगा, उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि आज से पहले यानी कि 2000 से पहले जो है बीपीएससी के तहत जो था एग्ज़ाम लेकर के तब शिक्षक की बहाली किया जाता था, लेकिन बीच में फिर बंद कर दिया गया था, फिर चालू किया गया है। तो उसमें जो था फिर शिक्षक भर्ती के लिए अब बीपीएससी के तहत जो होता है बीपीएससी वाले एग्ज़ाम लेंगे। बहुत लोग बोल रहे हैं क्या कि नहीं यार बीपीएससी एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। देखिए बीपीएससी एग्ज़ाम आपको पास नहीं करना पड़ेगा, या जो है बीपीएससी सिर्फ आयोग एग्ज़ाम ले रहा है। बीपीएससी आयोग मतलब बीपीएससी के तहत जो होता है एग्ज़ाम लिया जा रहा है कि हाँ बीपीएससी का एग्ज़ाम है, लेकिन यह जो होता है बीपीएससी बोलिए आप लोग यानी कि बीपीएससी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। बीपीएससी एग्ज़ाम आप लोग का नहीं हो रहा है, जो आप लोग सोच रहे हैं या आप लोग गलत है। बीपीएससी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, यह एग्ज़ाम किसका हो रहा है? तो यह एग्ज़ाम बीपीएससी ले रहा है, लेकिन बीपीएससी एग्ज़ाम नहीं है। उस टाइप का क्वेश्चन नहीं रहेगा। आज से पहले जैसे 1998 होगा, 1999 होगा, उसमें जो होता है पहले क्वेश्चन पूछा जाता था। तो देखिए आज जो होता है हम आपको बताएंगे द्वितीय पाली का ही क्वेश्चन है, जो कि 1998 में 26/4 का था क्वेश्चन सब है। 26/4/1998 को पूछा गया था पहले, लेकिन 2000 से पहले जब एग्ज़ाम होता था बीपीएससी के तहत आयोग एग्ज़ाम लेकर के, तब उसके बाद जो होता है शिक्षक की बहाली होता था। लेकिन अभी जो होता है कि बीच में फिर गायब कर देते, बीपीएससी नहीं डायरेक्ट मुखिया द्वारा चुना जाता था, लेकिन मुखिया को घोष दो और नौकरी ले लो टीचर का। इसी कारण से बिहार का शिक्षा व्यवस्था क्या हो गया है, ठप पड़ गई। लेकिन अब बीपीएससी आ गया है, तो हम मेरे कहने से मतलब है कि बीपीएससी जो एग्ज़ाम ले रहा है बहुत अच्छा किया है। बीपीएससी के तहत जो एग्ज़ाम ले रहा है सुपर टेट का बहुत अच्छा किया है, और इससे बिहार की आर्थिक यानी कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वह बहुत अच्छा से सुदृढ़ होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन द्वितीय पाली का क्वेश्चन है, किस प्रकार का क्वेश्चन पहले पूछा जाता है, तो उस क्वेश्चन को पहले देख लीजिए। पहला नंबर का क्वेश्चन है कि मर्रे नदी कहाँ बहती है। मर्रे नदी कहाँ बहती है? मर्रे नदी जो होता है वह जो होता है ऑस्ट्रेलिया में बहती है, और यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी मर्रे नदी है, और यह अल्पस से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अल्पस से। यानी मर्रे नदी ऑस्ट्रेलिया में कहाँ से निकलती है? तो अल्पस से निकलती है। और इस नदी की जो लंबाई है वह 2775 किलोमीटर है। कितना? 2775 नहीं, किसी किताब में 2775 है, तो किसी किसी किताब में 2375 है। तो हम लोग एक्चुअली इसको 2375 ही मानकर चलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी द्वारा जो क्वेश्चन बनाया गया तो उसमें 2375 किलोमीटर ही है। कितना है? 2375 किलोमीटर। कौन सा? यह ऑस्ट्रेलिया में जो नदी बहता है मर्रे नदी जो ऑस्ट्रेलिया में बहता है वही नदी के बारे में बोल रहे हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि शिवा समुद्रम, हाँ क्या है? शिवा समुद्रम पनबिजली योजना स्थित है। यानी कि शिवा समुद्रम पनबिजली परियोजना जो होता है कौन सा नदी पर स्थित है? देखिए शिवा समुद्रम जो होता है यह पनबिजली होता है परियोजना है, और यह किस नदी पर बनाया गया? यह जो होता है कि नदी पर जो बनाया गया था, परियोजना चला गया था, यह जो था कावेरी नदी पर चला गया था। कौन सा नदी पर? कावेरी नदी पर चला गया था। भारत में वर्ष 1897 में होता दार्जिलिंग में बिजली की आपूर्ति की शुरुआत के बाद 1902 में शिवा समुद्रम का जो पनबिजली परियोजना कार्यशील था वह ठप हो गया, यानी कि कार्यशील हो गया। कब? 1902 में। तो कहाँ है यह? कर्नाटक के स्थित शिवा समुद्रम पनबिजली में उत्पन्न, यानी कि शिवा समुद्रम पनबिजली जो था वह कहाँ है? तो कर्नाटक में है। और किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर। कहाँ पर है? कावेरी नदी पर। यानी कि क्वेश्चन जो कह रहा है कि कौन सा नदी पर है, तो कावेरी नदी, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या है? सी हम लोग का सही है। चलिए शिवा समुद्रम जो पनबिजली कहाँ है? कावेरी नदी पर। अगला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कटनी में स्थित है? कटनी एक जगह का नाम है जहाँ पर जो होता है कटनी में क्या स्थित है? ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। देखिए कटनी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कटनी एक जगह का नाम है, और ये किसके लिए है अब उसके बारे में जानेंगे। कटनी जो होता है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। हम लोग बता दें कटनी कहाँ पर है? एमपी में। कहाँ पर?
MP यानी मध्य प्रदेश में है कौन, कटनी। और यह किसके लिए सबसे मतलब कि प्रसिद्ध है, तो यह जो होता है सीमेंट की कारखानों के लिए। किसका, सीमेंट की कारखाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सीमेंट की कारखाना हम लोग के ऑप्शन में जो है ए नंबर ऑप्शन है सीमेंट की कारखाना। कटनी किसके लिए स्थित है, तो सीमेंट की कारखाना के लिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे निर्धन राज्य है। देखिए हम जिस राज्य में रह रहे हैं वही राज्य इसका आंसर है। तो क्या हम बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं, क्योंकि BPSC जो होता है अब ले रहा है इसमें पहले चैप्टर में BPSC बिहार लोक सेवा, बिहार अब जो लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार पहले आ गया, यानी बिहार सबसे निर्धन राज्य है। बिहार क्या है, भारत का सबसे निर्धन राज्य क्या है, वह है बिहार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बाकी हालांकि ये सब क्वेश्चन सभी को आता होगा नहीं कि निर्धन राज्य बिहार ही है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हजारों झीलों की भूमि कहने वाला देश है, यानी कि हजारों झीलों की भूमि किसका भौगोलिक, यानी किस देश का भौगोलिक को उपनाम को कहा जाता है। तो इसमें जो होता है हजारों झीलों की भूमि, यानी हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है। अब देखिए इसमें एक ही देश है वह फिनलैंड, फिनलैंड को ही क्या कहा जाता है, तो हजारों झीलों की भूमि का देश कहा जाता है फिनलैंड को। किसको, फिनलैंड। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का पहला सही हो जाएगा, फिनलैंड को कहा जाता है। बाकी फिलीपींस जो है, बाकी फिलीपींस हो गया, नॉर्वे हो गया, कनाडा हो गया। अब देखिए नॉर्वे जो होता है इसको कहा जाता है मध्य रात्रि के सूर्य का देश, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसको कहा जाता है, तो नॉर्वे को कहा जाता है। और कनाडा का जो होता है वो कहा जाता है लिली का देश। क्या कहा जाता है, कनाडा को लिली का देश कहा जाता है, यानी डी नंबर ऑप्शन में कनाडा, तो कहा जाता है लिली का देश। यहाँ हमको क्या कह रहा है, हजारों झीलों की भूमि, हजारों झीलों की भूमि जब कहेगा तो वो क्या हो जाएगा, फिनलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिनलैंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग का है हिंदू, क्या है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक को किसने लिखा था, यानी कि हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक यानी बुक जो है यह किसने लिखा था। अब हिंदू ऑफ लाइफ जो होता है पुस्तक के लेखक जो होता है वह था डॉक्टर राधा कृष्णन, यानी कि सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन है। कौन है इसका, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, यानी यहाँ पर दिया ऑप्शन नंबर डी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, यानी डी नंबर ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि कामायनी लिखी गई थी, यानी कामायनी जो होता है वह किस, यानी कौन सा लेखक के द्वारा लिखा गया था। कामायनी देखिए जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया था, और यह हालांकि 10-11 क्लास में है यह कि कामायनी एक छायावादी कवि लिखा था। तो चलिए आप लोग को बता रहे हैं कि कामायनी के जो लेखक है वह उसका नाम है वह जयशंकर प्रसाद है। क्या नाम है, जयशंकर प्रसाद, बहुत छायावादी युग के लेखक हैं। जैसे हम लोग का कह रहा है आवो, आवो जनजाति संबंधित है। अब ये आवो जनजाति जो होता है यानी कि कहाँ से, किस राज्य से संबंधित है, आवो जाति। कौन सा जाति, आवो जाति। ठीक है, आवो जाति जो होता है वह असमिया है। क्या है, असमिया। असमिया जाति में इन लोग को बोला जाता है, असमिया भाषा होता है। तो वही होता है कि इसका आंसर जो बोले असमिया से ही होता है असम। क्या होता है, असम। आओ, आओ जनजाति संबंधित कहाँ से है, तो असम से है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, हाँ 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है। कि भारत में सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे ज़्यादा शौर्य पुरस्कार, सबसे महंगा पुरस्कार कौन सा है, यानी कि भारत में जो था सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन कौन से हैं। देखिए भारत में आप लोग को इसका पहले डिटेल्स बताते हैं कि भारत में सर्वोच्च पुरस्कार जो होता है वह 2 है। पहला है परमवीर चक्र और दूसरा जो होता है वह अशोक चक्र है। तो परमवीर चक्र देश का वैसा, देखिए परमवीर चक्र क्या है, परमवीर चक्र जो होता है वह देश का वैसा सर्वोच्च पराक्रम पुरस्कार है जो युद्ध काल में किसी सैन्यकर्मी यानी कि सेना को
द्वारा अवधारणा में आवधिक प्रकार से शौर्य साहस के सूझबूझ के प्रदान किया जाता था। और उसी में आता था फिर अशोक चक्र। दूसरा हम लोग का बताया ना, पहला बताया क्या, किसी सैन्य कर्मी को दिया जाता था पहले परमवीर चक्र। और अशोक चक्र देखिए किसको दिया, अशोक चक्र देश का वैसा सर्वोच्च पराक्रम पुरस्कार था जो कि शांति काल में उत्पन्न किसी संकट का सैन्य कर्मी या असैन्य कर्मी दोनों को कर्मचारियों को यह अवधारणा प्रदान किया जाता था। तो समझ गए आप लोग। यानी कि इसमें देखिए इस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग चलेंगे कि भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है, यानी कि परमवीर चक्र भी हो जाएगा, अशोक चक्र भी हो जाएगा। लेकिन इसका सही आंसर यदि बोले तो इसका सही आंसर आप लोग का हो जाएगा परमवीर चक्र, क्योंकि परमवीर चक्र सबसे सर्वोच्च पराक्रम चक्र है। क्या है? पुरस्कार है, तो वही है परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सबसे ज़्यादा है। क्योंकि सीटेट में भी देखिए क्वेश्चन में, सीटेट में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा है, सबसे अच्छा सर्वोच्च उदाहरण कौन सा है। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फर्नांडो कोलोर दो मेलो किस देश के हैं? फर्नांडो कोलोर दो मेलो किस देश के हैं? फर्नांडो कोलोर के किस देश से हैं? फर्नांडो कोलोर कौन थे? तो फर्नांडो कोलोर दो मेलो, नाम यदि टाइप करा था। ये जो होता है ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, राष्ट्रपति थे जो कि ब्राज़ील के पहले रहते थे। वो ब्राज़ील जो था देश है, तो उसी का राष्ट्रपति था। वह जो था राष्ट्रपति जब बना था 1990 से 92 तक में ब्राज़ील में राष्ट्रपति बनकर शासन किया था। उसके बाद फिर 1992 के बाद राष्ट्रपति के देश से छोड़ दिया था, त्याग दिया था। तो यह कहाँ से है? तो ब्राज़ील से। ब्राज़ील का राष्ट्रपति था, याद रखेंगे ब्राज़ील का राष्ट्रपति कौन था? देखिए 1990 में जो राष्ट्रपति बना था वह बना था फर्नांडो कोलोर दो मेलो। समझ गए? यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 12। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हम लोग का कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? देखिए टाइम बहुत हो गया, उतना हम लोग नहीं चलेंगे, डिटेल्स में बाद में आप लोग को बताएंगे। कि आप लोग क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना भी वीडियो डाले उतना भी वीडियो आपके तक पहुँचे, और आप जो था बिहार शिक्षा आयोग के द्वारा जो सुपर टेट का एग्जाम होगा उस एग्जाम में आप लोग सफल होकर के चले। तो चलिए मानव अधिकार दिवस, यह जो था अक्सर याद रहना चाहिए, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस, मानव अधिकार अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस जो होता है वह बनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। और ये जो होता है सबसे पहले घोषणा पत्र, देखिए अब इसके बारे में कुछ थोड़ा डिटेल्स में बताते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा जो होता है मानव अधिकार संयुक्त राष्ट्रीय घोषणा पत्र 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया गया था, और लक्ष्य में 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। तो याद रहेगा आप लोग को कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को इसके बारे में घोषणा किया गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, इसमें ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, समझ आ गए? ऑप्शन नंबर ए, अच्छा हो गया, गड़बड़ हो गया। हाँ चलिए, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो गया? सही हो गया। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है एलिफेंट पास स्थित है। एलिफेंट पास स्थित है। एलिफेंट पास जो होता है, यानी पास मतलब होता है दर्रा। क्या होता है? दर्रा, यानी एलिफेंट दर्रा कहाँ स्थित है? तो देखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन हम लोग का भारत में, श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में। अब देखिए एलिफेंट है, यहाँ पर एलिफेंट नहीं दिया, लेकिन हाँ चलिए एलिफेंटा होगा, गलत लिखा है यहाँ पर, तो खैर कोई बात नहीं है। तो एलिफेंटा दर्रा जो होता है वह स्थित है, वह एलिफेंटा दर्रा जो होता है श्रीलंका। आगे आप लोग को कहाँ पर है? ये श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अलगेर, क्या अलगेर है? अब क्वेश्चन देखिए किस टाइप का क्वेश्चन कर रहा है। अलगेर क्या है? अलगेर
क्या है, देखिए अल्गेर तत्कालीन में 1998 में अमेरिका का राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के समय संयुक्त अमेरिका का उपराष्ट्रपति थे, समझे। तो संयुक्त, हाँ यहाँ पर है ना ऑप्शन नंबर सी में संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति क्या थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति बने थे। कब, 1998 में। कब बने थे, 1998 में बना था। अच्छा 1998, समझ में आ गया। कब बना था, 1998 में। तत्कालीन के लिए यानी कुछ समय के लिए यह जो होता है राष्ट्रपति बना था बिल क्लिंटन के समय में संयुक्त राज्य अमेरिका के जो होता है अल्गेर, आप लोग नाम सुने होंगे अल्गेर के बारे में। तो अल्गेर जो होता है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। ओके, चलिए अब यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया हम लोग का क्या, सी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी नंबर सही हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए प्रकाश संश्लेषण, यह तो क्वेश्चन आ गया हम लोग का किसी साइंस से। प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उस समय होता है कौन सा गैस उत्सर्जित होता है, यानी कौन सा गैस निकलता है। ओके, देखिए प्रकाश संश्लेषण के समय में जब पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं और उससे जो होता है जब अपना भोजन जब बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है। क्या करता है, कार्बन ऑक्साइड गैस अपने अंदर समाहित करता है और उसके बाद कौन सा गैस छोड़ता है, ऑक्सीजन। इसीलिए बोलते हैं पेड़ हम लोग को क्या देता है, ऑक्सीजन। तो चलिए आप लोग को समझ में आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही कर रहे हैं। ठीक है, 15 नंबर हो गया हम लोग का बी। प्रकाश संश्लेषण के समय में जो उत्सर्जित गैस होता है, यानी कि बाहर कौन सा गैस निकलता है, यानी पेड़ से जो बाहर गैस निकलता है वो होता है ऑक्सीजन। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 16। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है हम लोग का ब्रायोफाइलम में नए पौधे का प्रवर्धन होता है। देखिए इस जीव विज्ञान से क्वेश्चन है, इसीलिए बोलते हैं कि जीव विज्ञान आप लोग पढ़ेंगे अच्छा से तो आप लोग को याद होगा। ब्रायोफाइलम में नए पौधे का परिवर्तन होता है कि होता है जो मुख्यतः कब होता है, यानी कह रहा ब्रायोफाइलम में नए पौधे का परिवर्तन कब होता है। ब्रायोफाइलम में परिवर्तन मुख्यतः होता है किससे होता है, तो वह जो होता है, हाँ देखिए ऑप्शन में पुष्प दिया है और बी नंबर ऑप्शन में बीज से और सी नंबर ऑप्शन है जड़ से और डी नंबर ऑप्शन है पत्ती से। तो इसमें जो ऑप्शन है कि ब्रायोफाइलम जो होता है नए पौधे की उत्पत्ति के लिए होता है, लेकिन संवर्धन नहीं तो छोटा छोटा पौधा पत्ता के चारों ओर निकल जाता है। तो आप लोग देखे होंगे इस प्रकार का पत्ता, पान के टाइप का पत्ता होता है और ऐसे 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 बगल बगल में जो होता है कुछ ना कुछ निकला हुआ रहता है। तो यही होता है संवर्धन, निकला हुआ रहता है, समझे। खैर कोई बात नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है किसके द्वारा निकलता है, तो अभी आप लोग को पत्ता बताइए ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पत्ता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही हम लोग का। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। देखिए सबसे वीवीआई क्वेश्चन यही है, यह हर एग्जाम में हम देखिए रिपीट हुआ है। जितना भी अभी तक हम एग्जाम को देखे हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देखें, तो उसमें हर में किसी न किसी विटामिन से एक जो होता है घुलनशील वाला मिला ही रहता है। तो देखिए कौन सा विटामिन जो होता है वसा में घुलनशील होता है, यह क्वेश्चन यदि आप लोग जानते हैं तो तुरंत आंसर कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा आप लोग कि वसा में जो होता है कौन सा घुलनशील है। ओके, देखिए विटामिन जो होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है। यानी कि विटामिन बोले तो विटामिन ए भी होता है, विटामिन डी भी होता है और विटामिन क्या होता है, ई होता है और विटामिन के होता है। तो इन लोग अब देखिए वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन होता है, तो जबकि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी और सी क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। और ये सब जो विटामिन है, विटामिन ए डी ई के, ये जो होता है वसा में घुलनशील है। समझ में आ गया, विटामिन ए डी ई के ये सब क्या होता है वसा में, और जल में कौन सा होता है, बी और सी। विटामिन बी और विटामिन सी क्या होता है, वो जल में घुलनशील होता है। ओके, चलिए आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या करता है, विटामिन घुलनशील होता है, विटामिन
वसा में घुलनशील होता है। अभी आप लोग को उदाहरण दी, तो बताइए आप लोग को कि कौन सा जो होता है घुलनशील होगा। ओके, तो चलिए आप आंसर डिटो का क्या हो जाएगा हम लोग का। 17 नंबर का ही क्वेश्चन था, तो 17 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। ए डी के बताए ना, ए डी ई के। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी कि ए, विटामिन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब कह रहा ध्वनि का संवेग, यानी ध्वनि का जो होता है वेग सर्वाधिक अधिक होता है, यानी कि सर्वाधिक होता है। तो ध्वनि का जो वेग होता है सबसे अधिक कब होता है? यानी कि कोई भी ध्वनि होता है वेग, अब उसका वेग कब सर्वाधिक होता है? अब देखिए ध्वनि का जो वेग होता है वह सर्वाधिक कब होता है? अब इसके बाद देखिए ध्वनि का वेग जो होता है सबसे अधिक होता है तो वह ठोस में होता है। क्या होता है? ठोस। किसी भी ठोस पदार्थ में आप लोग ध्वनि का उसमें वेग क्या होता है? सबसे अधिक होता है। और सबसे कम जो होता है वह गैस में होता है। सबसे कम किस में होता है? गैस में। आप लोग याद रखिएगा, सबसे अधिक किस में होता है? ठोस में। सबसे अधिक ठोस में, और सबसे कम किस में होता है? गैस में। यहाँ लिख देते हैं सबसे कम किस में होता है? गैस में। किस में होता है? गैस में होता है सबसे कम वेग जो होता है, ध्वनि का वेग, वो होता है गैस में। और सबसे अधिक ठोस में। सबसे अधिक किस में होता है? ठोस में। चलिए अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उत्पादकता प्राप्त किए जा सकते हैं। एक शब्द में बोले तो पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उत्पादकता प्राप्त किया जा सकता है। किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग का, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताते हैं हम लोग को कि तेल शोधन जो होता है, तेल शोधन कारखानों में कच्चे पेट्रोलियम का शोधन करके उसमें जो होता है प्रभाजी अस्वन, उसमें जो होता है जब तेल शोधन कारखाना में कच्चे पेट्रोलियम क्या होता है? कच्चे पेट्रोलियम जब शोधन करके उसको बनाया जाता है तो उसमें लगता है जो वह होता है प्रभाजी आस्वन के द्वारा उपयोग में फिर से किया जाता है, तैयार किया जाता है, यानी कि उत्पाद करने की तैयारी आसाम में घुलनशील है। देखिए सबसे वीवीआई क्वेश्चन यही है, ये हर एग्जाम में हम देखिए रिपीट हुआ है। जितना भी अभी तक हम एग्जाम को देखे हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देखें, तो उसमें हर में किसी न किसी विटामिन से एक जो होता है घुलनशील वाला मिला ही रहता है। तो देखिए कौन सा विटामिन जो होता है वसा में घुलनशील होता है, ये क्वेश्चन यदि आप लोग जानते हैं तो तुरंत आंसर कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा आप लोग कि वसा में जो होता है कौन सा घुलनशील है। ओके, देखिए विटामिन जो होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है। यानी कि विटामिन बोले तो विटामिन ए भी होता है, विटामिन डी भी होता है, और विटामिन क्या होता है? ई होता है, और विटामिन के होता है। तो इन लोग अब देखिए वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन होता है? तो जबकि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी और सी क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। और ये सब जो विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई, के, ये जो होता है वसा में घुलनशील है। समझ में आ गया? विटामिन ए, डी, ई, के, ये सब क्या होता है? वसा में। और जल में कौन सा होता है? बी और सी। विटामिन बी और विटामिन सी क्या होता है? वो जल में घुलनशील होता है। ओके, चलिए आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नहीं देखिए क्वेश्चन क्या करता है? विटामिन घुलनशील होता है, विटामिन वसा में घुलनशील होता है। अभी आप लोग को उदाहरण दी, तो बताइए आप लोग को कि कौन सा जो होता है घुलनशील होगा। ओके, तो चलिए आप आंसर डिटो का क्या हो जाएगा हम लोग का। 17 नंबर का ही क्वेश्चन था, तो 17 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। ए डी के बताए ना, ए डी ई के। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी कि ए, विटामिन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब कह रहा ध्वनि का संवेग, यानी ध्वनि का जो होता है वेग सर्वाधिक अधिक होता है, यानी कि सर्वाधिक होता है। तो ध्वनि का जो वेग होता है सबसे अधिक कब होता है? यानी कि कोई भी ध्वनि होता है वेग, अब उसका वेग कब सर्वाधिक होता है? अब देखिए ध्वनि का जो वेग होता है वह सर्वाधिक कब होता है? अब इसके बाद देखिए ध्वनि का वेग जो होता है सबसे अधिक होता है तो वह ठोस में होता है। क्या होता है? ठोस। किसी भी ठोस पदार्थ में आप लोग ध्वनि का उसमें वेग क्या होता है? सबसे अधिक होता है। और सबसे कम जो होता है वह गैस में होता है। सबसे कम किस में होता है? गैस में। आप लोग याद रखिएगा सबसे अधिक किस में होता है? ठोस में। सबसे अधिक ठोस में, और सबसे कम किस में होता है? गैस में। यहाँ लिख देते हैं सबसे कम किस में होता है? गैस में। किस में होता है?
गैस में होता है सबसे कम वेग जो होता है, ध्वनि का वेग, वो होता है गैस में, और सबसे अधिक ठोस में। सबसे अधिक किसमें होता है? ठोस में। चलिए अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उत्पादकता प्राप्त किए जा सकते हैं। एक शब्द में बोले तो पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उत्पादकता प्राप्त किया जा सकता है। किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग का। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बताते हैं हम लोग को कि तेल शोधन जो होता है, तेल शोधन कारखानों में कच्चे पेट्रोलियम का शोधन करके उसमें जो होता है प्रभाजी अस्वन, उसमें जो होता है जब तेल शोधन कारखाना में कच्चे पेट्रोलियम क्या होता है, कच्चे पेट्रोलियम जब शोधन करके उसको बनाया जाता है तो उसमें लगता है जो वह होता है प्रभाजी आसवन के द्वारा उपयोग में फिर से किया जाता है, तैयार किया जाता है, यानी कि उत्पाद करने की तैयारी किया जाता है। किसके द्वारा? प्रभाजी आसवन के द्वारा। देखिए प्रभाजी आसवन किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में है हम लोग का, प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया से। तो समझ आ गया पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उत्पादक किसमें होता है? तो प्रभाजी आसवन। ये भी क्वेश्चन में भी आई है। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्था क्या? प्रत्यास्था है। इसमें बोले तो सीटेट हो गया और सुपर टेट में थोड़ा कम है, लेकिन सीटेट में सबसे ज़्यादा हिंदी का वर्ड का गणना नहीं है, समझे? तो चलिए खैर कोई बात नहीं कि निम्न में से सर्वाधिक प्रत्यास्था कौन है। अब इसमें जो होता है सर्वाधिक प्रत्यास्थ मतलब सर्वाधिक सबसे जो प्रत्यस्त होता है, सबसे ज़्यादा प्रत्यस्त कौन सा होता है? पहला नंबर ऑप्शन हम लोग का कांच, दूसरा नंबर ऑप्शन है स्टील, और तीसरा नंबर ऑप्शन है रबर, और चौथा ऑप्शन है चांदी। क्या है? चांदी। अब देखिए इसमें सबसे अधिक बोले सबसे अधिक होता है स्टील में। किसमें होता है? स्टील में। सबसे अधिक किसमें होता है? स्टील में। किसमें होता है? स्टील में। और सबसे कम अगर कहीं पूछ दे कि सबसे अधिक होता है स्टील में, और सबसे कम क्या हुआ? खैर तो चले खैर कोई बात नहीं। सबसे हम बात करते हैं सबसे अधिक जो होता है प्रत्यास्था होता है वो होता है सबसे स्टील में। किसमें होता है? स्टील में। अब देखिए इसमें क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो होता है बहुत कम विकृति उत्पन्न होता है। विकृति क्या होता है? इसमें कम विकृति उत्पन्न होने के कारण से क्या होता है, इसका प्रत्यास्थता जो होता है वह सबसे अधिक है। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 21। हाँ, क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन केवल एक ही तत्व से बनता है? कि निम्नलिखित पदार्थ से जो होता है कौन सा तत्व जो होता है एक ही चीज से बनता है, समझे? अब देखिए यहाँ पहला नंबर ऑप्शन है हम लोग का बालू, दूसरा नंबर ऑप्शन है कांच, और तीसरा जो ऑप्शन है वह है हीरा, और डी नंबर ऑप्शन जो होता है वह पानी। अब देखिए बालू सिलिकॉन जो होता है, बालू एक सिलिकॉन है, सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, जबकि कांच जो होता है विभिन्न क्षारीय धातु से। बालू किससे बनता है? सिलिकॉन ऑक्साइड से होता है, और कांच जो विभिन्न क्षारीय धातुओं के सिलिकेट से होता है बनता है, जबकि अक्रिस्टलीय मिश्रण होता है। इसमें क्या होता है? सिलिकेट में भी क्या होता है? और हाँ कहाँ यहाँ सिलिकेटों में जो होता है वो क्रिस्टलीय मिश्रण होता है, और पानी जो होता है हाइड्रोजन का संयोग से बनता है, और हीरा लास्ट में हीरा जो होता है किसके संयोग से बनता है? कार्बन के तत्व जो होता है और क्रिस्टलीय अपरूप होता है, वही होता है हीरा। क्या होता है? हीरा। इसमें कह रहा है कौन सा एक ही तत्व से बनता है, समझे? कौन सा एक ही तत्व से बनता है? तो वह होता है एक क्रिस्टल, एक ही तत्व से बनने वाला जो है हम लोग का वह है हाँ हीरा। ऑप्शन नंबर सी में हीरा, वह क्या हो जाएगा? हीरा। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही है। बता दिया आप लोग को। बालू किस में होता है? बालू का सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है, और कांच जो होता है वह क्षारीय धातु को सिलिकेट के और क्रिस्टलीय मिश्रण से बनता है। पानी तो आप लोग जानते हैं H2O2 जो होता है, H2O हाइड्रोजन जो होता है हाइड्रोजन से संयुक्त से बनता है। कार्बन किसके क्रिस्टलीय अपरूप से। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
सोल्स ने आविष्कार किया था। अब देखिए सोल्स ने किसका आविष्कार किया था, ये तो क्वेश्चन आप लोग का रटने वाला हो गया। आविष्कार और आविष्कारक में आ गया। सोल्स ने किसका आविष्कार किया था। अब देखिए सोल्स होता है क्रिस्टोफर थॉमस सोल्स। इसका पूरा नाम जो होता है वह है क्रिस्टोफर लथम सोल्स। इसका पूरा जो नाम होता है, नाम भी अजीब टाइप का रहता था पहले, तो खैर कोई बात। तो इसमें कह रहा है कि क्रिस्टोफर नाम आप लोग सुनेंगे, क्रिस्टोफर का नाम सुनेंगे। क्रिस्टोफर थलम सोल्स ने 1867 में टंकन यंत्र यानी कि टाइपर राइटेड का आविष्कार किया था। टाइपर राइटेड का आविष्कार किया था कौन, सोल्स ने आविष्कार किया था। इसका पूरा नाम क्रिस्टोफर सोल्स ने जो होता है टाइपर राइटर नहीं कि टाइपर राइटर कितना नंबर है, ऑप्शन नंबर बी में हम लोग का है, टाइपर राइटर का आविष्कार किया था। अब अगला नंबर 23 है कि कौन सा यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकल करके काला सागर से गिरती है। यानी कि कौन सा जो होता है ब्लैक फॉरेस्ट से निकल करके काला सागर में गिरती है। तो 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, देखिए एक ही नदी होता है, वह होता है डेन्यू। ऑप्शन नंबर सी में है डेन्यू नदी। डेन्यू नदी जो होता है वह दक्षिण पश्चिम जर्मनी के में जो होता है वेग में ब्रिंकेग नदी है। इसी के रूप में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से जो होता है निकलकर और सागर में आकर के मिल जाता है। इसके लंबाई जो होता है कि डेन्यूब नदी की जो होता है लंबाई है वह होता है 2850 किलोमीटर। कितना 2000, यानी कि लंबाई बोले तो इसकी लंबाई कितना है 2000 दिख रहा है। क्या है, अफ्रीका का सबसे सर्वोच्च शिखर है और इसकी ऊंचाई बोले यानी कि यह कहाँ पर है, तो यह अफ्रीका में और इसकी सर्वोच्च ऊंचाई बोले तो 5895 मीटर है। कितना इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 5895 मीटर है। समझे कितना है, 5895 मीटर है। वह किसकी है, तंजिया, हाँ तंजनिया की जो ऊंचाई है वह तो 5895 मीटर तक है। ऊंचाई हो गया इसका 5895। यह कहाँ है, अफ्रीका में। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। स्थानीय पवन का एक उदाहरण है। स्थानीय पवन का उदाहरण है। देखिए स्थानीय पवन जो होता है एक उदाहरण इसका बोले तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पर्वतीय ढाल के सहारे होता है चलने वाला गर्म एवं शुष्क चिनकू इसको कहा जाता है। कहाँ पर, संयुक्त राज्य अमेरिका में जहाँ पर लगाए तो उसको चिनकू नाम दिया था। किसको, चिनकू, स्थानीय नाम से उन लोग को दिया था कि चिनकू। देखिए इससे औसत तापमान जो होता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसका औसत तापमान जो होता है कितना होता है, 40 डिग्री तापमान। देखिए चिनकू है, ऑप्शन नंबर डी में हम लोग का है चिनकू, है ना। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, चिनकू। समझ में आ गया आप लोग को, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके चलिए, ये चिनकू इसका फ़ारेनहाइट जो होता है, ये जो होता है ऑप्शन नंबर डी चिनुक। इसका नाम जो होता है चिनकू होता है, लेकिन अक्सर कहीं की किताब में चिनुक भी लिखा रहता है। तो एनसीईआरटी द्वारा जो मान्यता है चिनुक का, वही चिनुक हम लोग चलेंगे। तो 25 नंबर क्वेश्चन हो गया हम लोग को चिनुक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग, गेहूं का प्रमुख उपज वाला देश नहीं है, यानी कि गेहूं का जो था प्रमुख उपज वाला देश कौन सा नहीं है। तो गेहूं का, देखिए गेहूं उत्पादन का प्रमुख उपज वाला देश कौन कौन सा, इसके बारे में पहले जानते हैं। गेहूं का प्रमुख उत्पादक देश जो होता है वह होता है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका। और उसके बाद जो है अर्जेंटीना देश, उसमें भी होता है गेहूं का प्रमुख उपज है। और हो गया रूस के बाद हो गया यूक्रेन। इसमें जो होता है और भी देश है जिसमें कि गेहूं का प्रमुख उपज होता रहता है। देखिए पाकिस्तान में, जबकि पाकिस्तान में होता है गेहूं का प्रमुख उपज वाला देश नहीं है। इसमें देखिए पाकिस्तान दिया है ना ऑप्शन में, तो पाकिस्तान इसमें से है ही नहीं, पाकिस्तान में नहीं होता है। समझिए, पाकिस्तान भी दिया है। अर्जेंटीना, यूक्रेन, ये सब जो होता है ये सब में देश है, लेकिन सबसे यदि बोले उपज वाला, गेहूं का प्रमुख उपज वाला देश बोले तो उसमें हम लोग जाएंगे तो
संयुक्त राज्य अमेरिका और अर्जेंटीना रूस। इसका दोनों ऑप्शन सही होगा क्योंकि दोनों जगह होता है। आप लोग गूगल में भी सर्चिंग मार के एक बार देख लीजिएगा। गेहूं का प्रमुख उत्पादक देश, अच्छा गेहूं का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है, नहीं मांग रहा है, तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में भी उत्पादन होता है, यूक्रेन में भी होता है और अर्जेंटीना में भी होता है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा, वहाँ उत्पादन नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है मरडेका कब संबंधित है। मरडेका, मरडेका कब किससे संबंधित है। देखिए मरडेका जो होता है किससे संबंधित है। मरडेका देखिए मरडेका कब जो होता है एक पुरस्कार जो होता है कब किससे संबंधित है। मरडेका आप लोग सुनेंगे फुटबॉल में, फुटबॉल में जो होता है आयशा दुबे था, तो आयशा दुबे कब देखिए कभी न कभी आयशा आप लोग पढ़े होंगे, नाम तो सुने होंगे नहीं आयशा, क्योंकि फुटबॉल में बहुत अच्छा प्लेयर था। तो मरडेका कब उसको संबंधित प्राप्त हुआ था, वो किस में होता है, फुटबॉल में। कौन सा खेल में हुआ था, तो फुटबॉल में हुआ था। देखिए ऑप्शन नंबर सी हम लोग का कह रहा है फुटबॉल से, तो ऑप्शन नंबर सी मरडेका कब किससे, फुटबॉल से। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि इक्वाडोर की राजधानी है। इक्वाडोर, ये तो क्वेश्चन सबको पता होगा, आप लोग को पता होगा तो आप लोग का कमेंट में बताइएगा हमको इक्वाडोर। यह क्वेश्चन आप लोग का रहने देते हैं। देखिए और भी जैसे देखिए हम कुछ कुछ देशों का बताते हैं, इसमें जो देश दिया है जैसे किंगस्टन, एक देश दिया ना उसमें किंगस्टन। किंगस्टन जो था किसका राजधानी है, तो किंगस्टन के जमैका, जमैका देश जो होता है उसका राजधानी होता है किंगस्टन। कहाँ होता है, जमैका का राजधानी किंगस्टन है। तो यह ऑप्शन देखिए। अब उसके बाद है ला पाज। ला पाज, ला पाज जो होता है वह होता है बोलीविया का राजधानी है, यानी कि बोलीविया देश का राजधानी कहाँ है, ला पाजा। अब ऑप्शन नंबर डी हम लोग का है लीमा। लीमा होता है वह किस देश का राजधानी है, तो वह होता है पेरू का। पेरू जो देश है, पेरू, पेरू पो अगर और पेरू, पेरू जो देश है वह होता राजधानी हम लोग का है, तो वह लीमा का, लीमा उसका राजधानी है। ओके अब लास्ट क्वेश्चन बचा हम लोग क्विटो। क्या बचा, क्विटो। क्विटो जो था इक्वाडोर का राजधानी है क्विटो। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। आप लोग देश राजधानी याद किए होंगे छोटा में, तो आप लोग को पता होगा क्योंकि बच्चा को हम लोग यहीं पढ़ाना है ना, देश और राजधानी सबसे पहले, उसमें जीके भी ऐड कर दिया है इसीलिए। अब देखिए अगर 30 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। वीरभूमि समाधि है, वीरभूमि समाधि जो था वह किसकी है। वीरभूमि समाधि स्थल जो बनाया गया है, वीरभूमि समाधि स्थल जो बनाया गया है किसके लिए बनाया गया है, समझे ने, किसके आखिर नेतृत्व में बनाया गया है। तो वीरभूमि का समाधि से बोले तो वीरभूमि का समाधि डायरेक्ट आप लोग जाइएगा राजीव गांधी। कौन, राजीव गांधी वीरभूमि समाधि स्थल का जो था निर्माण किया था। अब देखिए उसके बाद है कि संजय गांधी। संजय गांधी जो होता है, संजय गांधी, हाँ संजय गांधी छोड़िए, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भी क्या था, तो शक्ति स्थल का क्या था। संजय गांधी जो था किसी का नहीं किया था, इसीलिए संजय गांधी का नहीं ले रहे हैं। संजय गांधी किसी का नहीं किया था, लेकिन इंदिरा गांधी जो था क्या था, इंदिरा गांधी किसका क्या था, शक्ति स्थल समाधि का जो था निर्माण किया था। अब उसके बाद हम लोग का लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री भी क्या था, वह विजय घाट, किसका, विजय घाट समाधि स्थल का किया था। यानी कि इसमें जो बोले ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राजीव गांधी। राजीव गांधी वीरभूमि समाधि का किया था। ओके आज हम लोग 30 क्वेश्चन ही रहने थे, फिर अगले दिन होता है और क्वेश्चन करेंगे 30 क्वेश्चन और बचा हुआ। उसके बाद आप लोग का अभी जो क्वेश्चन, अभी तो 150 क्वेश्चन पूछा, लेकिन पहले से का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, इसलिए बोलते हैं आप लोग चैनल को जो था सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप लोग को बीपीएससी पास करना है, इस बार टीचर बनना है, आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कीजिए, या फिर हम जो वीडियो डालते हैं उस वीडियो को देखिए। हम ये नहीं कह रहे कि मेरा वीडियो ही देखिए, लेकिन यदि आप लोग को सीटेट पास करना है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा।
इसीलिए आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को पढ़िए। नहीं आजकल पढ़ना नहीं चाह रहे, लेकिन वीडियो मोबाइल तो हर हमेशा चलाते हैं आप लोग, तो मोबाइल में आप लोग हर हमेशा देखते रहिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, और उसमें आप लोग कंटेंट करते रहिएगा। जो भी डाउट हो आप लोग तुरंत वीडियो के कमेंट में आप लोग कीजिएगा, आप लोग को बता देंगे। क्योंकि अभी का एग्ज़ाम में जो पूछा गया है 150 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, और 150 नंबर में बोले तो कट ऑफ वहीं रहेगा। कट ऑफ कितना करेगा? 150 नंबर का ये जो एग्ज़ाम होगा हम लोग का कि सुपर टेट का, तो इसमें से कट ऑफ बोले तो वहीं कट ऑफ जाएगा 70 70 कट ऑफ जाएगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, और मातृभाषा जो है हिंदी और इंग्लिश में जो होता है, हिंदी इंग्लिश में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इसमें जो होता है नेगेटिव मार्किंग और सब सब्जेक्ट जैसे कि साइंस से पूछा जाता है, सामान्य ज्ञान जीके जी सबसे पूछा गया है, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो इसीलिए आप लोग को डरना नहीं है, और इसमें लिमिटेड भी है 3 बार ही आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। कितना बार? 3 बार आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, 3 से अधिक बार एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, उससे आप लोग को नहीं होगा। लेकिन हालांकि ये अभी के लिए है, बाद में आप लोग के लिए अनलिमिटेड रहेगा। जितना बार एग्ज़ाम देना है उतना बार एग्ज़ाम दिए और परिभाषित रहेगा। समझ गए हम लोग? तो खैर कोई बात नहीं है, चलिए टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, और आप लोग को और भी सीटेट का भी तैयारी करना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हम सीटेट का क्वेश्चन डालें तो आप लोग तुरंत देख करके सीटेट पास कर लीजिएगा। क्योंकि अभी टीचर का ही नौकरी है, आप लोग को म्यूजिक टीचर बनना है, फ्यूचर टीचर हैं आप लोग। खैर कोई बात नहीं, चलिए आप लोग को विद्यार्थियों को किस प्रकार से संबंधित करना है आप लोग खुद जान लेंगे। तो अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अभी रात हो गया तो गुड नाइट। ओके चलिए।